हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे घोषणा पत्र 1854 यानी कि 1854 के घोषणा पत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसे वुड डिस्पैच भी कहा जाता है और भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो इसे वुड डिस्पैच या भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम विधिवत अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज का ये हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वुड डिस्पैच यानी कि वुड का घोषणा पत्र, ये स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो भी आज्ञा पत्र ब्रिटिश पार्लियामेंट से आते थे भारतीय व्यवस्था के लिए, भारतीय प्रशासन व्यवस्था या शिक्षा व्यवस्था के लिए, वह 20 वर्षों के लिए आते थे और 20 वर्षों के बाद उनका पुनरावर्तन होता था। पुनरावर्तन के लिए उस आज्ञा पत्र को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया जाता था। तो 1833 के बाद 1853 में यह अवसर आया जबकि पुनरावर्तन होना था। किंतु इस बार जो संसद के लोग थे, उन्होंने यह अनुभव कर लिया था कि भारतीय शिक्षा को अब उपेक्षित करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले हम पढ़े थे निस्यंदन सिद्धांत के बारे में, और उसमें यह बताया गया था कि जो भारतीय शिक्षा है वो बहुत ही उच्च शिक्षा जो है बहुत ही सीमित लोगों को दिया गया, जो उच्च वर्ग के लोग हैं उन्हें ही दिया गया। और इससे भारत में शिक्षा का प्रसार नहीं हो पाया। जो उच्च वर्ग हैं वो शिक्षित रहे और उन्होंने निम्न वर्ग के लिए कुछ नहीं किया, यानी कि शिक्षा यूं ही चलता रहा, सिर्फ उच्च वर्ग ही शिक्षित रहे, निम्न वर्ग में शिक्षा आया ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने जो ब्रिटिश संसद थी, उन्होंने यह अनुभव कर लिया था कि भारत में अब शिक्षा का प्रसार करना काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए इस पर व्यवस्थित विचार देने के लिए ब्रिटिश लोकसभा ने एक संसदीय समिति का गठन किया, जिसने 1853 तक की भारतीय शिक्षा व्यवस्था का गहन अध्ययन किया तथा इसके आधार पर समिति ने स्पष्ट रूप से बताया कि भारतीय शिक्षा के प्रश्न को टालना अब हितकर नहीं हुआ। यानी कि 1853 में एक समिति का गठन हुआ था और उस समिति ने 1853 तक यानी कि 1833 से 53 तक की जो शिक्षा व्यवस्था थी उनका विस्तृत रूप से गहन अध्ययन करने के बाद इस बात को बताया कि भारत में जन शिक्षा की आवश्यकता है और इन्हें टालना अब सही नहीं है। उससे ब्रिटिश साम्राज्य की क्षति होने का भी आशंका नहीं है। यानी कि अगर भारत में जन शिक्षा का प्रसार किया जाए तो इससे ब्रिटिश जो सरकार है उसके लिए भी कोई क्षति नहीं होगी, उसके साम्राज्य में भी कोई हानि नहीं होगा। और समिति के सुझाव पर 19 जुलाई 1854 को कंपनी के संचालकों ने भारतीय शिक्षा नीति की घोषणा कर दी। यानी कि उन्होंने जो 1853 में समिति बनी थी, उस समिति ने 19 जुलाई 1854 को कंपनी के जो निदेशक परिषद थी, उनके समक्ष अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया और भारतीय शिक्षा नीति की घोषणा कर दी। उस समय जो कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधानाचार्य वुड थे, यानी कि चार्ल्स ग्रांट वुड जो थे, वो जो कंपनी के बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल थे उसके अध्यक्ष थे और उन्हीं के नाम पर इसे वुड का घोषणा पत्र कहा गया। यानी कि अध्यक्ष के नाम पर ही इसे वुड का घोषणा पत्र कहा गया। और ये जो घोषणा पत्र था, यह 100 अनुच्छेदों का एक लंबा अभिलेख था, जिसमें भारतीय शिक्षा व्यवस्था की एक व्यवस्थित शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई थी। इस योजना में शिक्षा के प्रत्येक बिंदु पर सुझाव दिए गए थे। इसलिए इससे शिक्षा के नवीन काल का श्री गणेश हुआ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय शिक्षा के इतिहास का नया उपकाल किसे कहा गया, तो इससे 1854 का जो घोषणा पत्र है, इसे भारतीय शिक्षा के इतिहास का नया उपकाल कहा गया। अब हमारे जो शिक्षा का उद्देश्य था, उस घोषणा पत्र में क्या वर्णित थे, उसके जो शिक्षा के उद्देश्य थे वो निम्न प्रकार से थे। जो पहला था वो था मानसिक विकास करना। जो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था वो छात्रों का मानसिक विकास करना था, जिसके द्वारा बौद्धिक स्तर को भी दिखाया जा सके। दूसरा जो उद्देश्य था शिक्षा का, वो था पाश्चात्य ज्ञान देकर भारतीयों की भौतिक उन्नति करना। इससे पहले जो भारतीय जो प्राच्य शिक्षा प्राप्त करते थे, प्राच्य शिक्षा में भारतीय जो है वो आध्यात्मिक विकास करते थे, लेकिन इन पाश्चात्य ज्ञान देकर ये भारतीयों को भौतिक विकास करना चाहते थे। भारतीयों के भौतिक विकास या भौतिक उन्नति करना चाहते हैं। भारतीयों का जीवन स्तर उठाना भी था, जिससे अंग्रेजी माल की खपत को बढ़ाई जा सके। और जो चौथा था वो भारतीयों को नैतिक और चारित्रिक विकास करना, जिससे योग्य एवं कुशल कर्मचारी बनाए जा सके।
पांचवा जो इनका उद्देश्य था वह था राज्य सेवा के लिए सुयोग्य कर्मचारी तैयार करना। अब आता है शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त। जो शिक्षा का प्रशासन और वित्त क्या था इसके बारे में हम पढ़ते थे। इससे संबंधित कंपनी सरकार ने 3 घोषणाएं की थी और वो घोषणाएं क्या थी। सबसे पहला जो था शिक्षा का उत्तरदायित्व था कंपनी पर यानी कि सरकार पर। जो उस समय शिक्षा का दायित्व था वो सरकार पर यानी कि कंपनी पर आ गया। इस शिक्षा नीति में शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी पर निश्चित किया गया तथा स्पष्ट रूप से कहा गया कि कोई भी विषय हमारा ध्यान इतना आकर्षित नहीं करता जितना कि शिक्षा। यह हमारा एक पवित्र कार्य है। और इसके द्वारा यानी कि शैक्षिक प्रशासन के लिए इस घोषणा में एक तो सरकार को शिक्षा का दायित्व सौंपा गया और साथ ही यह भी कहा गया कि जो भी शिक्षा समिति हैं सभी प्रकार की शिक्षा परिषद और समितियों को भंग करके भारत के लगभग सभी प्रांतों में जैसे कि पंजाब, बंगाल और यूपी, बम्बई, मद्रास आदि में लोक शिक्षा विभागों की स्थापना भी की जाए। जो दूसरा था वो था जन शिक्षा विभाग की स्थापना। सभी प्रांतों में जन शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। इसमें सर्वोच्च अधिकारी, जन शिक्षा निदेशक तथा उनकी सहायता के लिए कुछ संचालक, निरीक्षक तथा लिपिकों की नियुक्ति की जाए। यानी कि जो दूसरा पहला जो था वो था कि जो शिक्षा का उत्तरदायित्व था वो कंपनी पर था यानी कि सरकार पर था। और दूसरा जो था वो था जन शिक्षा विभाग की स्थापना। इसमें कहा गया कि सभी प्रांतों में एक जन शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए और उसमें सर्वोच्च अधिकारी या जन शिक्षा निदेशक तथा उनकी सहायता करने के लिए अन्य जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति की जाए। यानी कि कुछ संचालक, निरीक्षक और लिपिकों की नियुक्ति की जाए। अन्य अधिकारियों में संचालक थे, निरीक्षक थे और लिपिक थे। और साथ ही वर्ष के अंत में इनकी रिपोर्ट गवर्नर जनरल को प्रस्तुत करनी होगी। यानी कि जो भी रिपोर्ट है वो हर वर्ष के अंत में गवर्नर जनरल को उनकी शैक्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाए। और जो तीसरा था वो सहायता अनुदान राशि था। इस नीति में पहली बार देशी तथा विदेशी सभी शिक्षण संस्थाओं को समान रूप से आर्थिक सहयोग देने की बात कही गई। यानी कि यह जो था इस घोषणा पत्र में सर्वप्रथम देशी और विदेशी सभी शिक्षक संस्थाओं को बिना धार्मिक भेदभाव के आर्थिक सहायता प्रदान करने की संस्तुति प्रदान की गई थी। अब आता है हमारा शिक्षा का संगठन। शिक्षा का संगठन किस प्रकार से था। तो शिक्षा का संगठन को 2 स्तरों में बांटा गया है। किस प्रकार से है। पहला जो है शिक्षा का संगठन 4 स्तरों में और जो दूसरा दिया गया है वो क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना। शिक्षा का संगठन जो थे वो 4 स्तरों में क्या थे। वो 4 स्तर थे। प्राथमिक स्तर, मिडिल स्तर, हाई स्कूल और उच्च शिक्षा में संगठित करने की घोषणा की गई। यानी कि ये चारों स्तर थे। और क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना से तात्पर्य है यानी कि वो घोषणा पत्र में शिक्षा की क्रमिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल और कॉलेज विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। यानी कि जो ये 4 स्तर हैं उन चारों स्तर के अनुसार ही विद्यालयों की स्थापना भी की जानी चाहिए। उन सब के लिए अलग अलग से विद्यालय स्थापित किए जाइए। सारे एक ही में नहीं पढ़ाए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शिक्षा का पाठ्यक्रम। शिक्षा के पाठ्यक्रम में जो पहला है वो है प्राच्य भाषा एवं साहित्य को स्थान। यानी कि शिक्षा में यानी कि जो वुड का डिस्पैच आता है, वुड का घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र में प्राच्य भाषा एवं साहित्य को भी स्थान दिया गया। इसने मान लिया गया कि भारतीयों के लिए भारतीय साहित्य और भारतीय भाषाओं को भी विशेष महत्व दिया जाना चाहिए ताकि वे अपनी ऐतिहासिक उपयोगिता को समझें और ऐतिहासिक चीज़ों को न भूलें। अपनी जो संस्कृति है उनको भूले न, बल्कि उनको इन सारी चीज़ों से अवगत कराया जाए। जो दूसरा था वो था पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को विशेष महत्व। यानी कि प्राच्य भाषा को और प्राच्य साहित्य को महत्व जरूर दिया गया था, उनको स्थान जरूर दिया गया था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को छोड़ दिया जाए, बल्कि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को विशेष महत्व दिया गया। यह माना गया कि जो प्राच्य भाषाएं हैं, प्राच्य साहित्य हैं, वो पढ़ाई जाए, लेकिन पाश्चात्य साहित्य का विशेष महत्व था। पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञानों का अध्ययन भारतीयों की भौतिक उन्नति के लिए आवश्यक था, क्योंकि भारतीयों का आध्यात्मिक विकास तो हो ही चुका था, क्योंकि जो भारतीय थे वो प्राच्य शिक्षा के द्वारा उसमें आध्यात्मिक विकास करते थे, जबकि उनको भौतिक विकास की आवश्यकता थी और यह भौतिक विकास पाश्चात्य ज्ञान के द्वारा ही हो सकता था।
इसलिए घोषणा पत्र में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया कि हम बलपूर्वक घोषित करते हैं कि हम भारत में जिस शिक्षा का विकास देखना चाहते हैं वह है यूरोपीय ज्ञान। इस घोषणा पत्र में यह वर्णित है। सेकेंड जो थर्ड आता है वो होता है धार्मिक शिक्षा में सीमित छूट, यानी कि उन्होंने जो धार्मिक शिक्षा उसमें सीमित छूट दी। इसमें मिशन स्कूलों में धार्मिक शिक्षा की छूट दी गई और सरकारी स्कूलों में धार्मिक तटस्थता की नीति अपनाई गई। परंतु जो स्कूल के जो पुस्तकालय थे उसमें बाइबल रखना अनिवार्य कर दिया गया। जो चौथा है वो शिक्षा का माध्यम। शिक्षा का माध्यम जो है वो प्राथमिक स्तर पर देशी और विदेशी, यानी कि देशी भी था, प्राच्य को भी, प्राच्य साहित्य और भाषा को भी मान्यता दी गई और पाश्चात्य को भी, अंग्रेजी साहित्य को भी और भारतीय साहित्य को भी। किंतु जो उच्च शिक्षा के लिए इसमें पाश्चात्य साहित्य को विशेष महत्व दिया गया, क्योंकि उनका मानना था कि भारतीयों के लिए भारतीय भाषाओं से उच्च शिक्षा नहीं दी जा सकती, क्योंकि जो भारतीय भाषा या साहित्य है वो अविकसित और गंवारू है। इनके माध्यम से उनको उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना ठीक नहीं है। अब आता है शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाएं में क्या थी? शिक्षण संस्थाओं के संबंध में घोषणा पत्र में निम्न प्रकार की घोषणाएं की गई थी। जो पहला था वो था सभी स्तर के शिक्षण संस्थाएं। इस घोषणा पत्र में सभी स्तर की शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था कंपनी सरकार का उत्तरदायित्व निश्चित किया गया था। यानी कि जितने प्रकार की इसमें विद्यालयों की बात कही गई है, जितने प्रकार के विद्यालय स्तरों की बात कही गई है, उन प्रकार के विद्यालय यानी कि शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था करना भी सरकार का उत्तरदायित्व होगा। और कंपनी से यह आशा की गई कि वह आवश्यकतानुसार विभिन्न स्तर की संस्थाओं की स्थापना करे। जो दूसरा है वह है व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना। जो वुड का घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र में पहली बार भारतीयों को व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए व्यावसायिक विद्यालय खोलने की बात कही गई थी। तीसरा जो है वो है विश्वविद्यालयों की स्थापना। जो वुड का घोषणा पत्र था, उस समय हमारे देश में उच्च शिक्षा और शोध कार्य हेतु विश्वविद्यालय नहीं थे। इसलिए घोषणा पत्र में कहा गया कि भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। वह विश्वविद्यालय कलकत्ता और बम्बई में स्थापित किए जाएं, जो कि लंदन विश्वविद्यालय के अनुसार या उनका अनुकरण करके ही यहाँ पर विश्वविद्यालय को स्थापित किए जाएं। किंतु अगर आवश्यकता हो तो बाद में अन्य जगहों यानी कि मद्रास तथा अन्य जगहों पर विश्वविद्यालय की फिर से स्थापना की जाए। इन विश्वविद्यालयों में सीनेट का गठन भी किया जाए, जिससे योग्य अध्यापकों तथा कुलपति की नियुक्ति की जाए। एक बात यहाँ पर विशेष है कि जो विश्वविद्यालय उसमें स्थापित किए गए थे कलकत्ता और बम्बई में, यह पहली बात तो यह क्वेश्चन पूछा था कि किसके आधार पर ये बनाए गए थे। तो ये विश्वविद्यालय जो थे वो भारत में कलकत्ता और बम्बई में बनाए गए थे। जो सबसे पहले विश्वविद्यालय यह लंदन विश्वविद्यालय के आदर्श पर बनाए गए थे। और ये जो विश्वविद्यालय थे यह सिर्फ शिक्षा यानी कि डिग्रियां देते थे और शोध कार्य होते थे। इसमें शिक्षा का कार्य नहीं होता था। नेक्स्ट आता है जन शिक्षा। वुड घोषणा पत्र के द्वारा जन शिक्षा के प्रसार की बात कही गई और इसके लिए 5 बातें बताई गई। जो पहला था वो था निस्यंदन सिद्धांत को निरस्त किया जाए। यानी कि निस्यंदन सिद्धांत जो था वो सिर्फ भारत के उच्च वर्गों को ही शिक्षित करता था। इसलिए उसने घोषणा पत्र में इस बात को कहा गया कि इसको निरस्त किया जाए, क्योंकि उस समय यह महसूस किया जा चुका था कि जन शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा को सभी के लिए सुलभ किया जाए। दूसरा जो था वो प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं की संख्या की पूर्ति की जाए। तीसरा था निर्धन एवं गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट जो था वो था व्यक्तिगत प्रयासों को बढ़ावा दिया जाए। व्यक्तिगत प्रयास यानी कि लोगों को शिक्षित करने के लिए लोगों को व्यक्तिगत रूप से भी बढ़ावा दिया जाए। और पांचवा जो था वो था भारतीय भाषाओं का विकास करके यूरोपीय ज्ञान विज्ञान को उसमें अनुवादित किया जाए। स्त्री शिक्षा के बारे में भी वुड डिस्पैच में कुछ कहा गया। यानी कि जो वुड का घोषणा पत्र है उसमें स्त्री शिक्षा के बारे में भी बताया गया और कहा गया कि भारतीयों के नैतिक और चारित्रिक विकास के लिए स्त्री शिक्षा को विशेष रूप से स्वीकार किया गया और साथ ही साथ उनके भौतिक मार्ग को प्रशस्त करने के लिए भी स्त्री शिक्षा की विशेष आवश्यकता है। स्त्री शिक्षा की व्यवस्था के लिए उन्होंने निम्न
उपाय बताएं या निम्न घोषणाएं की। क्या था, बालिका विश्वविद्यालयों को विशेष अनुदान दिया जाए यानी कि सरकारी सहायता दिया जाए, और जो दूसरा था वो था सरकारी शिक्षा हेतु स्त्री शिक्षा हेतु सहयोग देने वाले व्यक्तियों को भी प्रोत्साहित किया जाए, यानी कि उन व्यक्तियों को भी उत्साहित किया जाए जो कि स्त्री शिक्षा में सहयोग दे रहे हैं। नेक्स्ट जो था वो था मुस्लिम शिक्षा। मुस्लिम शिक्षा के बारे में भी आयोग जो हमारा वुड डिस्पैच था उसने कुछ बताया। और क्या बताया, उसने कहा कि शिक्षा के अन्य पक्षों में मुस्लिम शिक्षा का महत्वपूर्ण पक्षपात, मुस्लिम समुदाय में शिक्षा का अभाव परिलक्षित हो रहा है। यानी कि उस समय भी और आज भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुस्लिम शिक्षा में अभाव है। तो उसने बताया कि मुस्लिम शिक्षा को भी उस समय जो मुस्लिम शिक्षा थी वो पीछे चल रही थी, पिछड़ी हुई थी। तो उन्होंने बताया कि मुस्लिम शिक्षा को भी आगे बढ़ना चाहिए, मुस्लिम शिक्षा का भी विकास करना चाहिए। जिस प्रकार से हिंदू वर्ग के लोग शिक्षित हो रहे हैं, उसी प्रकार से मुस्लिम वर्ग की भी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए और उनकी योजना भी बनानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने मुस्लिम बच्चों के शिक्षा के लिए विशेष स्कूल खोले और मुस्लिम बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित किया जाए, ऐसा कुछ प्रावधान था। नेक्स्ट जो था वो था व्यावसायिक शिक्षा। इस घोषणा पत्र में भारत में बेरोजगारी दूर करने के लिए, उद्योगों में कुशल कर्मगारों की पूर्ति के लिए, भारतीयों में आर्थिक उन्नति के लिए व्यावसायिक शिक्षा को आवश्यक माना है। यानी कि इसमें व्यावसायिक शिक्षा को की भी बात कही गई और इससे संबंधित निम्न घोषणाएं यानी कि निम्न बातें सुनाई गई, जो थी व्यावसायिक शिक्षा को की उचित व्यवस्था की जाए और शिक्षित व्यक्तियों को उनकी शैक्षिक योग्यता एवं कार्यकुशलता के आधार पर ही नौकरियां दी जाए। ये तो फिलहाल बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट इसमें शिक्षक शिक्षा के विषय में भी कुछ कहा गया कि शिक्षक शिक्षा की भी विशेष आवश्यकता है और इसमें निम्न प्रावधान भी किए गए। जो पहला था वो था भारत में इंग्लैंड के शिक्षण प्रशिक्षण की तरह शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेज की व्यवस्था की जाए। यानी कि जिस प्रकार इंग्लैंड में शिक्षण प्रशिक्षण व्यवस्था है, शिक्षण प्रशिक्षण की केंद्र हैं या फिर कॉलेज हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेज की व्यवस्था की जाए और जो भी शिक्षक हैं उनको उनको प्रशिक्षित किया जाए। नेक्स्ट जो था, यह प्रशिक्षण सामान्य शिक्षकों, विधि शिक्षकों और चिकित्सा शिक्षकों के लिए अलग अलग स्थापित होने चाहिए। यानी कि अलग अलग शिक्षकों के लिए अलग अलग प्रशिक्षण होने चाहिए। और नेक्स्ट जो है वो कह रहा है कि शिक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान छुट्टियां देने और निःशुल्क प्रशिक्षण करने की व्यवस्था की जाए। यानी कि शिक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान छुट्टियां भी दी जाएंगी और उनको निःशुल्क प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाएगी। धार्मिक शिक्षा के अन्य पक्ष, धार्मिक शिक्षा के संबंध में भी घोषणा पत्र मौन नहीं रहा। यानी कि जो घोषणा पत्र आया 1854 का जो वुड डिस्पैच था या वुड का जो घोषणा पत्र था, यह धार्मिक शिक्षा के बारे में भी कुछ बोला। इसके लिए भी धर्मनिरपेक्ष शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था करने तथा दूसरी ओर व्यक्तिगत शिक्षण संस्थाओं को धार्मिक शिक्षा देने की छूट दी गई और साथ ही साथ सरकारी विद्यालयों में बाइबिल की पुस्तकें रखना भी अनिवार्य कर दिया गया। अब हम पढ़ेंगे भारतीय शिक्षा पर वुड घोषणा पत्र का प्रभाव। यानी कि भारतीय शिक्षा पर वुड की घोषणा पत्र का प्रभाव क्या पड़ा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो प्रभाव था वो दो प्रकार से पड़ा था। एक तो तात्कालिक प्रभाव भी पड़ा, दूसरा जो था वो दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा। देखिए, पढ़ते हैं तात्कालिक प्रभाव के बारे में। तत्कालीन प्रभाव में जो सबसे पहला था वो जो वुड का घोषणा पत्र था। इस घोषणा पत्र के द्वारा ही सर्वप्रथम 1856 तक सभी प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना कर दी गई और इनमें शिक्षा निदेशक, उप संचालक, लिपिक वर्ग आदि अधिकारियों की नियुक्ति की गई। यह सबसे बड़ी बात थी जो तत्कालीन प्रभाव था। सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें हर एक प्रांत में, सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई और उन विभागों में अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया। नेक्स्ट जो था वो सभी प्रांतों में अनुदान प्रणाली की शुरुआत करके शैक्षिक प्रगति में व्यक्तिगत सहयोग प्राप्त किया गया। यानी कि सहायता अनुदान प्रणाली जो प्रदान की गई, यह भी काफ़ी विशेष महत्व रखता है। नेक्स्ट जो है, तत्कालीन प्रभाव में स्कूल तथा कॉलेजों की संख्या में व्यापक वृद्धि हुआ, जिससे जनमानस के लिए शिक्षा के द्वार खुल गए। यानी कि जो तीसरा था वो जनमानस के लिए शिक्षा के द्वार खोला। यानी कि
जन को शिक्षित करना। और जो फोर्थ है वो भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का भी श्री गणेश हुआ। इससे पहले भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना नहीं हुई थी। और अब है दीर्घकालीन प्रभाव। दीर्घकालीन प्रभाव में जो सबसे पहला है वो शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व, यानी कि इससे पहले शिक्षा पर राज्य का उत्तरदायित्व नहीं होता था, लेकिन अब जो था इस घोषणा पत्र के बाद शिक्षा पर राज्य का उत्तरदायित्व हो गया। नेक्स्ट जो है शिक्षा राज्य के नियंत्रण में। शिक्षा राज्य के नियंत्रण में हो गई। वुड के घोषणा पत्र में पहली बार शिक्षा की व्यवस्था को राज्य के नियंत्रण में किया गया। इसके बाद भविष्य में जो भी योजनाएं बनी उन पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित रहा और भविष्य में भी इस दिशा में कार्य जारी ही रहेगा। थर्ड जो है वो है सहायता अनुदान प्रणाली। इसको आप पहले भी ऊपर भी देख चुके हैं। नेक्स्ट है शिक्षा का विभिन्न स्तरों में संगठन। वुड घोषणा पत्र में प्रथम बार बच्चों की आयु तथा उनकी मानसिक योग्यता अर्थात मनोवैज्ञानिक तरीके से शैक्षिक योग्यताओं का गठन किया गया और हम उसका अनुपालन उसी के अनुरूप केवल पूर्व प्राथमिक शिक्षा हो उस पर जोड़कर करते आ रहे हैं। परिवर्तित परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया गया तब से लेकर आज तक। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी शिक्षा का विभिन्न स्तरों में जो भी शिक्षा का विभिन्न स्तर जो निर्धारित किए गए थे वो प्रथम बार वुड के घोषणा पत्र में था, जो कि मनोवैज्ञानिक स्तर के आधार पर इनके स्तरों का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट जो था वो था शिक्षा का उद्देश्य समय की मांग के अनुसार। यानी कि शिक्षा का जो भी उद्देश्य था उस समय के मांग के अनुसार बनाया गया और उसके बाद से लेकर अब तक जब भी हम शिक्षा नीति को बनाते हैं उसमें उद्देश्य भी सुनिश्चित किए जाते हैं। और यह जो है वुड डिस्पैच की भारतीय शिक्षा को बहुत बड़ी देन है, क्योंकि इससे पहले शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित नहीं होते थे। नेक्स्ट जो है वो शिक्षा के पाठ्यचर्या में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का वर्चस्व। वुड डिस्पैच पहली बार स्पष्ट शब्दों में घोषणा की गई कि हम भारत में जिस शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं वह है यूरोपियन ज्ञान, यानी कि यूरोपीय ज्ञान। बस तब से लेकर आज तक शिक्षा की पाठ्यचर्या विशेषकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कृषि, इंजीनियरिंग और पशु चिकित्सा शास्त्र में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का वर्चस्व चला आ रहा है। और इसी कारण यानी कि यह वुड का जो घोषणा पत्र है कहीं ना कहीं यह भी जिम्मेदार है, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि वह पाश्चात्य शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाए और तब से आज भी हम इस अंग्रेजी शिक्षा को काफ़ी विशेष स्थान देते हैं। नेक्स्ट जो है वह है शिक्षा के अन्य पक्षों का प्रभाव। जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के लिए सर्वप्रथम विगुल इसी घोषणा के द्वारा बजाया गया। यानी कि जो भी थी, स्त्री शिक्षा थी, जन शिक्षा थे, व्यावसायिक शिक्षा थी या फिर शिक्षक शिक्षा थी, उन सब का प्रभाव कहीं ना कहीं वुड के घोषणा पत्र पर पड़ा था। वुड के घोषणा पत्र के द्वारा इन सब पर प्रभाव पड़ा था और इन सब का श्री गणेश हुआ था। जन शिक्षा का, स्त्री शिक्षा का, व्यावसायिक शिक्षा का, धार्मिक शिक्षा का और साथ ही साथ शिक्षक शिक्षा का भी। इसलिए इन सब पर वुड के घोषणा पत्र का विशेष प्रभाव पड़ा। लास्ट में हम पढ़ते हैं उपसंहार। वुड घोषणा पत्र के द्वारा सरकार की शिक्षा नीति और योजना की पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो हम पाते हैं कि आधुनिक भारतीय शिक्षा इसी की अनुभूति विकसित हुई। वसु के शब्दों में यह घोषणा पत्र भारतीय शिलालेख है। भारत में आधुनिक शिक्षण की नींव इसी ने स्थापित की। वैसे यदि हम निष्पक्ष रूप से विचार करें तो इस घोषणा पत्र में गुण अधिक, दोष कम ही नजर आते हैं, क्योंकि यह एक व्यवस्थित शिक्षा की योजना प्रस्तुत करता है जिसमें प्रशासनिक ढांचे से लेकर शिक्षा के स्वरूप के मनोवैज्ञानिकरण करने का कार्य तथा व्यवस्थापन परिवर्तन का कार्य इसके द्वारा सर्वप्रथम किया गया। दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं पे समाप्त होता है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट भी कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद और बाय बाय।